स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, अमर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो आज यूपी की राजनीति में बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चर्चा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आज इन्होंने आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी के मंच से खुले तौर पे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया है और मंच से संबोधित भी किया है। तो ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गुट था, जो उनसे संबंधित विधायक थे, जो उनके पाले के मंत्री थे, सबने इस्तीफा दिया है और सबने आज एक मत से समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कुछ और नाम थे जो मंच पर मौजूद थे। यूसुफ अली, रामहेत भारती जो पूर्व मंत्री रहे हैं, नीरज मौर्य, हरपाल सैनी, बलराम सैनी, राजेंद्र सिंह, प्रसाद पटेल, ध्रुवराम चौधरी, अयोध्या प्रसाद, बंसी सिंह, अमरनाथ सिंह, ये तमाम पूर्व एमएलसी और एमएलए हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विश्वास पात्र माने जाते हैं। और सभी ने आज एक निष्ठ रूप से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह संभव है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर जाते हैं उधर वो पार्टी सत्ता में आती है। और यही बात ठीक ठीक अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन में कहा कि स्वामी जिधर होते हैं सत्ता उधर होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी और बाबा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इन सभी चीजों के बीच में जब तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम मीडिया रिपोर्ट यह लगातार खबर चला रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत ऊंचे कद के नेता हैं और यह संभव है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, उस बीच में हम आपको एक और रिपोर्ट बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर इन दो चार नेताओं के इधर उधर जाने से दिखाया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार की थी उसकी शुरुआत 2019 चुनाव के पहले हुई थी। और वो क्या था वो आप हमारी इसी रिपोर्ट में आगे समझेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चुनाव में बहुत मजबूत रखता है। अगर वो बंगाल में लड़ती है तो वहां भी 3 से 77 सीटों पर पहुंच जाती है। अगर वो 15 साल से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद, एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बावजूद मध्य प्रदेश लड़ती है तो वहां भी 15-20 सीटों से ही पीछे रह जाती है सरकार बनाने में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वो पावर हाउस क्या है जो 2014 के बाद बना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बनाए रखता है। सबसे पहले तो मोटी माटा ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उतनी भी असफल नहीं है जितना बताया जा रहा है। कानून व्यवस्था पे आप गांवों में जाइए, बात करिए, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि बाबा से माफिया डरते हैं, बुलडोजर चलता है। और आप धनंजय सिंह का नाम गिना लीजिए, ब्रजेश सिंह का नाम गिना लीजिए, लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। आप स्कूल में, कॉलेजों में जाइए, लड़कियों से बात करिए तो वो इस चीज को ऑन कैमरा स्वीकार कर रही हैं कि बाबा की सरकार आने के बाद से छेड़खानी की घटनाएं कम हुई हैं, सड़कों पर चलने में उन्हें थोड़ी राहत दिखाई पड़ती है। अब उसके पीछे आप हाथरस की घटना का जिक्र करिए, और करना भी चाहिए क्योंकि गलत घटना थी। लेकिन जो सामान्य धारणा है लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में, वो ये है कि कानून व्यवस्था पिछली सरकार की तुलना में बेहतर हुई है। अब ये लड़कियां हर जाति की हैं, हर धर्म की हैं, हर वर्ग की हैं। तो किस तरीके से महिला वोटरों को समाजवादी पार्टी साधेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से महिला वोटरों को बांट कर ले आएंगे, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जमीन पर परिस्थितियां और तस्वीर कुछ अलग है। वैसे ही स्वास्थ्य ढांचा है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको देता हूं, देवरिया में 7 लोकसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटें आती हैं, मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, दोनों जगह मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। तो जब देवरिया में चुनावी मंच लगेगा तो निश्चित तौर पर वहां का मतदाता वहां बनने वाले मेडिकल कॉलेज को भी देखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी दोनों मंच से बार बार मेडिकल कॉलेज को अपने इशारे में दिखा रहे होंगे कि हमने बनवा दिया। तो जो स्वास्थ्य ढांचा है, 30 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तकरीबन 30 जिलों में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा है। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। अगर हम ये उम्मीद कर लें कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को 5 साल में कायाकल्प करके 5 स्टार बनाया जा सकता है, तो ये बहुत न्याय संगत नहीं होगा।
सरकार आने के बाद से एक ऑपरेशन कायाकल्प चला था, जिसके अंतर्गत 1.25 लाख स्कूलों को उनके ढांचे पर काम किया गया है, बुनियादी सुविधाओं पर काम किया गया है। साथ ही साथ जो मूलभूत जरूरतें एक शिक्षा के रूप में होनी चाहिए, एक स्कूल में होनी चाहिए, उनको मौजूद कराया गया है। तो ये भी एक बहुत प्रभावशाली बात है। गांव के जो है प्राथमिक स्कूलों के चारों तरफ बाउंड्रियां बनवाई गई हैं, तो ये चीज भी जमीन पर दिखाई पड़ रही है, जो गांव में घूमने पर पता चलेगा। वैसे ही अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना कोचिंग वाली योजना है। आप किसी भी युवा से बात करिए, अगर वो अभ्युदय में पंजीकृत है, हमने बातचीत की है, तो वो खुश है, वो कहता है कि नहीं, बढ़िया पढ़ाया जाता है। और ऐसी संख्या 18 लाख छात्रों की है जो अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये योजना भी बहुत प्रभाव डालने वाली है चुनाव में। अब बात खेती किसानी की कर लेते हैं। किसान आंदोलन है, किसान नाराज है, सही बात है। तीनों कृषि कानून उनके बिना मन के लाए गए थे, वापिस लिए गए। वापिस लेने के बाद थोड़ी सी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज हुई है, कम से कम चुनाव प्रचार खुलकर किया जा सकता है। लेकिन क्या सच में सारे किसान नाराज हैं? तो मुझे लगता है कि यह न्याय संगत नहीं होगा यह कह देना कि पूरी किसान आबादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेगी। जैसे गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है और किसानों के हित से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। यह आजादी के बाद से किसी भी राज्य सरकार के जरिए किया गया सबसे बड़ा गन्ना मूल्य भुगतान है। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने गन्ना किसानों को लेकर जो किया है वो पूर्ववर्ती किसी सरकार ने अगर किया हो तो हम अपनी बात वापस लेने को तैयार हैं। तो ये किसानों के बीच में नाराजगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पूरे पूर्वांचल में जाइए, पूर्वांचल किसान आंदोलन से बहुत प्रभावित नहीं हुआ था। किसान ये कहते थे कि हाँ, एक बिल आया है, विरोध है हमारा, उसमें नुकसान भी था, बिल वापिस हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है वो किसानों में भेद नहीं करती है। अगर कोई मुस्लिम किसान है, उसके पास खेती है, उसको भी मिल रही है। कोई दलित किसान है, उसके पास खेत है, उसको भी मिल रही है। कोई ऊंचे वर्ग का किसान है, उसके पास खेत है, उसको भी मिल रही है। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो पैसे बांटे गए हैं, जो लगातार 2019 से दिए जा रहे हैं, उसका भी अपना प्रभाव है। और अभी धैर्य रखिए, बजट आने वाला है और यह संभव है कि बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी योजना बताई जाए और यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत मिलने वाले 6,000 रुपए में और बढ़ोतरी की जाए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे एक मजबूत स्थिति बनाती है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से भी कमजोर हो जाए, हो सकता है कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में आ जाए, फिर भी उसने अपना एक पावर हाउस तैयार किया है और वो पावर हाउस उसे सत्ता से बेदखल होने से भी बचा लेता है और सत्ता के बहुत नजदीक भी पहुंचा देता है। जैसे 2019 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया। होता आमतौर पर यह है कि जब सरकार कोई योजना बनाती है तो कुछ लाभार्थी होते हैं और जब लाभार्थी होते हैं तो लाभार्थी लाभ लेता है और हो सकता है कि 5 साल बाद उसके दिमाग में कोई अन्य मुद्दा आ जाए और वो लाभ का वो विषय भूल जाए और किसी अन्य मुद्दे पर मतदान कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस देश की राजनीति में जो भी उसकी सरकार में लाभार्थी होगा उसको 5 साल तक यह याद दिलाए रखना है कि तुम मोदी सरकार या योगी सरकार में लाभार्थी हो। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान में 6,50,00,000 सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं और अगर इसमें से आधे लाभार्थी भी मतदान में बदल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के मुकाबले में ठीक ठीक बराबर बराबर मत हासिल कर लेगी। पिछली बार 3 करोड़ से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए थे। तो ये जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों के दम पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जो मैं पावर हाउस की बात कर रहा था, वो पावर हाउस लाभार्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैयार बैठा है। जैसे 2-4 छोटे मोटे उदाहरण लेते। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। शहर में अलग राशि है, ग्रामीण इलाकों में अलग राशि है। कुल 42 लाख लोगों को पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना दिए गए हैं। अब ये वो लाभार्थी हैं जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ समय से भेजा जा रहा भी किया था। 4.5 लाख
कि किसी नेता के इधर जाने से या किसी नेता के उधर आने से उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से यह आकलन गलत होगा। सही आकलन तो ये होने वाला है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को कई लेयर में देखा जाएगा।